और गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा वीकली क्यूएन एंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प देखने मिलेंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जंप करना हो तो आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके जंप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अदनान अली ने। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 7 प्लस है इनके पास, iOS 14.0 के ऊपर है, बैटरी हेल्थ 80% के ऊपर है, लेकिन बैटरी ड्रेन का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए कौन सा अपडेट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, मतलब 80% पे आपकी बैटरी हेल्थ ऑलरेडी आ चुकी है। एंड आपको बैटरी का सर्विसिंग का मैसेज भी कुछ टाइम में देखने मिलना चाहिए जब आपकी बैटरी हेल्थ 78% या 76% से नीचे जाएगी। तो आपकी बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। आप चाहे कोई भी अपडेट करो, आपको इतना अच्छा कुछ बैटरी बैकअप तो देखने नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप iOS 14.0 के ऊपर भी हो, एंड iOS 14.0 एप्पल ने लास्ट ईयर रिलीज़ किया था, एंड बहुत ज़्यादा एक मेजर अपग्रेड था। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एप्पल ने ऐड किए थे, काफ़ी ज़्यादा विजेट्स वगैरह भी एप्पल ने ऐड किए थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा था iOS 14.0 में। एंड काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया था, तो एप्पल ने उसका एक नया अपडेट लाया था जिसमें बैटरी ड्रेन का इशू काफ़ी हद तक उन्होंने फिक्स भी किया था। लेकिन क्योंकि आप लास्ट ईयर के अपग्रेड के ऊपर हो तो आपको लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपग्रेड करना चाहिए। और आपने पूछा कौन से वर्जन के ऊपर अपडेट करना चाहिए, तो आपके पास कोई यहाँ पे चॉइस नहीं है। आपको जो लेटेस्ट वर्जन है iOS 14.5.1 आपको OTA के थ्रू अपना आईफोन के ऊपर मिल जाएगा, उसी वर्जन के ऊपर आप अपग्रेड कर सकते हो। जब कभी एप्पल एक नया अपग्रेड लॉन्च करता है तो कुछ टाइम बाद जो पुराना वर्जन होता है उसको साइन करना बंद कर देता है। मतलब आप iOS 14.3 के ऊपर या तो आप iOS 14.2 के ऊपर डाउनग्रेड नहीं कर सकते या तो अपडेट नहीं कर सकते। आपके पास अपडेट करने के लिए चॉइस नहीं है, आपको iOS 14.5.1 के ऊपर ही अपडेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस वंश गौरी का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन 7 के साथ क्या एप्पल वॉच सीरीज 6 कनेक्ट हो जाएगी। एप्पल वॉच सीरीज 6, सीरीज 5, सीरीज 3 सारी एप्पल वॉचेस जो है वो आईफोन 6s एंड अबव के कोई भी आईफोन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास आईफोन 6s है, आईफोन 7 है, या तो 7 के बाद का कोई भी आईफोन है, उसके ऊपर सारी एप्पल वॉचेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है गाइस अभिषेक दत्ता का। इन्होंने पूछा है क्या एप्पल के प्रोडक्ट्स एप्पल के इंडिया का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से परचेज करना चाहिए। उनको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर से परचेज नहीं करना एंड फिजिकल स्टोर से भी परचेज नहीं करना क्योंकि पैंडेमिक वगैरह का सिचुएशन है। तो क्या कैन वी ट्रस्ट डिलीवरी ऑफ apple.com इंडिया वेबसाइट। तो एप्पल की जो इंडिया की वेबसाइट है वो एप्पल खुद ऑपरेट कर रहा है। ऑफिशियली एप्पल का ऑनलाइन स्टोर इंडिया में आ चुका है, तो उससे तो कोई सेफ जगह हो ही नहीं सकती, या तो उससे तो कोई बेटर और ट्रस्टेड जगह हो ही नहीं सकती। ऐसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से, लेकिन क्योंकि एप्पल का ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर एप्पल खुद ऑपरेट करता है तो उससे बेटर तो कोई प्लेस हो नहीं सकता। लेकिन एप्पल का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपको प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे जो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर काफ़ी कम प्राइस में देखने मिलेंगे। एंड एप्पल का जो फिजिकल स्टोर है, एप्पल का जो ऑथोराइज्ड रीसेलर्स है जिनको एप्पल ने ऑफिशियली ऑथोराइज किया है, वहाँ पे भी आपको HDFC कार्ड का डिस्काउंट देखने मिलता है। तो एप्पल का जो ऑनलाइन स्टोर है वो सेफ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि पैंडेमिक के सिचुएशन को थोड़ा और मतलब नॉर्मल होने दो, सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल होने दो, लॉकडाउन वगैरह को थोड़ा ओपन होने दो, उसके बाद जाके फिजिकल स्टोर में जाके बाय करो। आपको HDFC का 10% डिस्काउंट भी मिलेगा जो कि आपको एप्पल के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर के ऊपर से नहीं मिलेगा। एंड फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन भी कंप्लीटली सेफ है। मैंने खुद ने भी फ्लिपकार्ट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, अमेजोन से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और कभी भी मुझे कोई भी टाइप का इशू अभी तक तो नहीं आया। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपके पास पैसा है एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं चाहिए, तो आप एप्पल के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस मनप्रीत का, और इन्होंने पूछा है दैट एप्पल वॉच के ऊपर एक्टिवेशन लॉक लग चुका है। पहले भी इनका मे भी कमेंट आया था या किसी और का कमेंट आया था जहाँ पे उन्होंने पूछा था एप्पल वॉच के ऊपर एक्टिवेशन लॉक लग चुका है, अब एक्जैक्टली क्या करें, किस तरह एक्टिवेशन लॉक को बाईपास करें। तो एप्पल वॉच के ऊपर एक्टिवेशन लॉक तब लगता है जब आपने अगर किसी के पास एप्पल वॉच खरीदी है, लेट्स से इसका जो फर्स्ट ओनर था, अगर आप एक सेकंड ओनर हो तो इसका जो फर्स्ट ओनर था उन्होंने अपने अकाउंट से एप्पल वॉच को रिमूव नहीं किया होगा, अपना iCloud के अकाउंट से अपने एप्पल वॉच को इरेज नहीं किया होगा। आपकी जो एप्पल वॉच है अभी भी पुराने एप्पल आईडी से लिंक्ड है, जो पुराना ओनर है उसके एप्पल आईडी से लिंक्ड है। तो इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एप्पल आईडी एंड पासवर्ड चाहिएगा पुराने ओनर का। अगर आप पुराने ओनर को जानते हो, आपने जहाँ से वॉच परचेज की, अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में हो तो आपको उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही अपनी वॉच को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। मतलब उनका एप्पल आईडी एंड पासवर्ड आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। वो अपना iCloud के अकाउंट में भी लॉगिन करके अपनी जो एप्पल वॉच है अपने अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से भी इरेज कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है और उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है क्योंकि उन्होंने सेल करने के टाइम पे राइट स्टेप्स नहीं लिए थे, उन्होंने अपने एप्पल वॉच को इरेज नहीं किया था, अनपैड नहीं किया था, और उनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस तरह आप लोग अपने आईफोन के अंदर अपनी एप्पल आईडी को लॉग्ड इन रखते हो, उस तरह एप्पल वॉच के अंदर भी आपकी एप्पल आईडी जो है वो लॉग्ड इन रहती है। जब कभी आप अपनी एप्पल वॉच किसी को भी सेल करो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी एप्पल आईडी को लॉग आउट करो, अपनी वॉच को इरेज करो और अपने अकाउंट से रिमूव करो ताकि जो उसका फ्यूचर ओनर होता है उसको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम इस तरह का ना आए। अगला क्वेश्चन है गाइस तिलक जाड़ो का। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 13 लॉन्च के बाद आईफोन 12 का प्राइसिंग क्या होगा
मोस्टली एप्पल वाले जो वो $599 का प्राइसिंग रखते हैं, मतलब इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपीज़ हो गया। अकॉर्डिंग टू यू क्या प्राइसिंग हो सकता है? तो मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबली एप्पल आईफोन 12 का जो सीरीज़ है उसको कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर देगा, क्योंकि आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 12 का जो नॉन प्रो वाला मॉडल है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा आईफोन 13 मिनी एंड आईफोन 13 के नॉन प्रो वाले मॉडल से। आईफोन 11 को एप्पल ने क्यों कंटिन्यू रखा आईफोन 12 आने के बाद? क्योंकि आईफोन 11 उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं था। मतलब आईफोन 12 के अंदर आपको ओलेड का स्क्रीन देखने मिलता है, आईफोन 11 के अंदर आपको ओलेड का स्क्रीन देखने नहीं मिलता। इसी तरह आईफोन 13 के अंदर भी ओलेड का स्क्रीन आएगा। तो क्योंकि आईफोन 12 एंड 13 जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाले, आईफोन 11 के अंदर 4G था, आईफोन 12 के अंदर 5G था, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक मेजर अपग्रेड था। इसलिए एप्पल ने आईफोन 11 को भी कंटिन्यू रखा, क्योंकि वो डायरेक्टली आईफोन 12 से कॉम्पीट नहीं करता। बाद में डिज़ाइन जो वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है आईफोन 12 का। आईफोन 11 का डिज़ाइन अभी भी पुराना है, तो यहाँ पे भी वो आईफोन 12 के साथ कॉम्पीट नहीं करता, तो एप्पल ने उसको कंटिन्यू रखा है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आईफोन 13 सीरीज़ के अंदर इतने कुछ मेजर अपग्रेड्स हम लोग को देखने नहीं मिलने वाले। आईफोन 13 मिनी एंड आईफोन 13 नॉन प्रो के अंदर डिज़ाइन तो एक्जैक्टली सेम आने वाले। मे बी पीछे कैमरा का जो लेआउट है वो डायगनली एप्पल अलाइन करे, मतलब जो कैमरा है वो हम लोग को लीक्स के थ्रू पता चला है डायगनल कैमरा लेआउट आने वाला है आईफोन 13 सीरीज़ के अंदर, तो वो एक छोटा मोटा चेंज हो सकता है। बाकी डिज़ाइन के मामले में तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला। आईफोन 13 में भी 5G होने वाला है, आईफोन 12 में ऑलरेडी 5G है। आईफोन 13 में सेम ही डिस्प्ले आने वाला है जो कि आईफोन 12 के अंदर है। डिस्प्ले के मामले में कोई भी अपग्रेड देखने नहीं मिलने वाले। नॉन प्रो मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रो में 120 हर्ट्ज के लीक्स है, लेकिन नॉन प्रो में तो हम लोग को 60 हर्ट्ज ही देखने मिलने वाला है। इसलिए आईफोन 13 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा आईफोन 12। इसलिए मेरे हिसाब से एप्पल आईफोन 12 को तो कंटिन्यू नहीं करेगा, डिसकंटिन्यू कर देगा। एंड डिसकंटिन्यू करेगा मतलब प्राइस ड्रॉप तो ऑफिशियली होगा ही नहीं। ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप कब होता है? जब कोई मॉडल एप्पल ऑफिशियली सेल कर रहा होता है उसके ऊपर एप्पल $100 कम करता है। आईफोन 12 का एक्चुअल में प्राइस $799 है, तो अगर एप्पल ऑफिशियली कंटिन्यू रखने का सोचता भी है तो हम लोगों को $699 पे देखने मिल सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया में आते आते 65-66,000 के आसपास होगा। लेकिन अनऑफिशियल प्राइस ड्रॉप हो सकता है। अभी अनऑफिशियल प्राइस ड्रॉप कैसे? एप्पल ऑफिशियली सेल नहीं करेगा, एप्पल के जो ऑथोराइज्ड रीसेलर्स है वो भी ऑफिशियली सेल नहीं करेंगे। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर में भी आपको कोई सेल के टाइम पे, बिग बिलियन डे सेल के टाइम पे, या तो कोई भी प्राइम डे वगैरह के सेल के टाइम पे आपको आफ्टर आईफोन 13 लॉन्च आईफोन 12 देखने मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली 62 या 65,000 के प्राइस पॉइंट पे, और वो भी कुछ ही टाइम में भी मिल सकता है, क्योंकि आप लोग अभी चेकआउट कर सकते हो जो पुराने डिसकंटिन्यूड मॉडल है वो इतने ज़्यादा बिकते नहीं है। इसीलिए अगर एप्पल आईफोन 12 सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देता है तो आपको 62 से लेकर 65,000 के आसपास ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर देखने मिल सकता है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे, जहाँ पे आप लोग जाके उसको परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस रोहित द्विवेदी का, इन्होंने पूछा है इनका जो रिस्ट का साइज़ है वो है 6.5 इंचज़ का, तो इनको कौन से साइज़ की एप्पल वॉच लेनी चाहिए एंड एप्पल वॉच को केस के साथ यूज़ करेंगे। सो अभी फिलहाल कंफ्यूज है। अगर आप एप्पल वॉच को केस के साथ यूज़ करने वाले हो तो मे बी 40 mm कन्वीनियंट होनी चाहिए, लेकिन मेरा ज़्यादा रिकमेंडेशन रहेगा 44 mm का पर्सनली, इसीलिए क्योंकि मुझे 40 mm बहुत ज़्यादा छोटी लगती है। 44 mm जो वो एक परफेक्ट साइज़ है एप्पल वॉच का। पर्सनली मुझे 40 mm लेनी थी एक टाइम पे, मैंने सोच कर रखा था 40 mm लेने वाला हूँ, क्योंकि बेजल जो वो भी इतने ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है। 40 mm मैंने फाइनलाइज भी कर ली थी, डेट 40 mm ही मैं लेने वाला हूँ। मैंने जाके एक्चुअल में 40 mm को ट्राई किया, तब जाके मुझे पता चला डेट नहीं 40 mm बहुत ज़्यादा छोटी है। जब तक कि मैंने 40 mm को ट्राई नहीं किया था तब तक मुझे 40 mm जो है वो ठीक ठाक लग रही थी। जब मैंने ट्राई किया तब मुझे बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, एक सजेशन रहेगा कि एप्पल स्टोर में जाओ जब ये पैंडेमिक वगैरह सिचुएशन खत्म होता है, थोड़ा सिचुएशन नॉर्मलाइज होता है, तो एप्पल स्टोर में जाके एक्चुअल में पहन के देखो, या तो अगर किसी के पास हो 40 mm तो उसके पास से लेके पहन के चेकआउट करो। अगर आपको लगता है कि 40 mm आपके लिए बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है तब आप 40 mm के लिए मे भी जा सकते हो। अगर आपको लगता है 40 mm आपको छोटी पड़ने वाली है तब आप 44 mm ले सकते हो। लेकिन आपके लिए बेस्ट तो यही होगा कि सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होने के बाद एक बार एप्पल स्टोर में जाके विजिट करके ट्राई करके ही चेकआउट करो। अगला क्वेश्चन है गाइस विनीता सिन्हा का, इन्होंने पूछा इज दैट चांस टू गेट द प्राइस ऑफ मैकबुक एयर M1 2020 वंस द न्यू मॉडल्स आर आउट, व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ न्यू मॉडल ऑफ मैकबुक एयर। तो मैकबुक एयर का जो नया मॉडल आने वाला है उसका प्राइसिंग आई थिंक मे बी सेम टू सेम ही होगा जो कि हम लोग को मैकबुक एयर 2020 देखने मिलता है। एप्पल प्राइसिंग में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लाता। अगर प्राइसिंग बढ़ता भी है तो बढ़ के मैक्स टू मैक्स $50 बढ़ेगा या तो $60 बढ़ेगा। तो अभी 92,000 का है तो 97,000 को होगा नया मॉडल मैकबुक एयर का। लेकिन मैकबुक एयर का नया मॉडल अभी जल्दी नहीं आने वाला, मतलब जॉन प्रोसर के लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से एप्पल मैकबुक एयर को रीडिज़ाइन करने वाला है। हम लोग को नए नए कलर्स के अंदर मैकबुक एयर देखने मिलने वाला है, काफ़ी सारे नए फीचर्स भी आने वाले मैकबुक एयर के अंदर। लेकिन मैकबुक एयर अभी प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर है। जॉन प्रोसर ने बताया दैट अभी एप्पल ट्राई कर रहा है, अलग अलग तरह के कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। प्रोटोटाइप स्टेज से प्रोडक्शन में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड क्योंकि मैकबुक एयर एप्पल ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया,
नवंबर के आसपास लॉन्च किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल मैकबुक एयर का नया मॉडल आने वाला है। मे बी लीक्स के हिसाब से ऐसा सुनने में आ रहा है डेट अर्ली 2022 के अंदर मैकबुक एयर का नया मॉडल आ सकता है, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा स्लिम चांसेस है। इसलिए अगर आपको अभी एक मैकबुक एयर लेना है तो ये वाला जो मैकबुक एयर है वो बेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करोगे तो आपको कुछ 83 या 84,000 में मिलेगा, जो कि एक बेस्ट प्राइस है। इससे ज़्यादा प्राइस कट आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट ईयर जब तक के नया मैकबुक एयर नहीं आता तब तक हमको देखने मिलेगा एग्जिस्टिंग 2020 वाले मैकबुक एयर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है गाइस अमलन दत्ता का, इन्होंने पूछा है डेट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर जो पॉपअप शो होता है इनके अंदर कंटिन्यू का ही ऑप्शन आता है, डिनाई का कोई भी टाइप का ऑप्शन नहीं आता। बार बार ये क्या करते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को रैम में से मेमोरी में से क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर से जाके एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं एंड फिर भी उनको डिनाई का ऑप्शन नहीं आता। मतलब ये बार बार एप्लीकेशन को किल करके फिर से एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, उसके बाद रैम वगैरह क्लियर होती है तो वो पॉपअप चला जाता है, लेकिन फिर से ये पॉपअप आ जाता है। इनको कोई भी टाइप का डिनाई का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको डिनाई का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप कंटिन्यू पे क्लिक ही नहीं कर रहे। वो जो पॉपअप आपको देखने मिलता है ये वाला पॉपअप, ये पॉपअप बेसिकली क्या है, ये पॉपअप सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को आपको क्यों ट्रैक करना है। अभी आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ऑप्शन देखने मिलेगा दैट अलाउ एप्स टू ट्रैक और डू नॉट अलाउ दिस ऐप टू ट्रैक। आपने बस ये ऑप्शन को यहाँ पे रखा है, फिर आप ऐप को किल कर देते हो, मेमोरी में से निकाल देते हो, फिर दूसरी बार जब पॉपअप आता है फिर से आप ऐप को किल कर देते हो, मेमोरी में से निकाल देते हो। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तभी आपको वो वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। ये जो स्क्रीन है ये एप्पल का स्क्रीन नहीं है, एप्पल का जो ऑफिशियल स्क्रीन आता है वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं। वो स्क्रीन तो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने मिलने वाला ही है। ये वाला जो पॉपअप है इसमें बस इंस्टाग्राम ने इन्फॉर्मेशन दी है कि क्यों आपको उसको ट्रैक करना है। अगर आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो आगे आपको दोनों ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, अलाउ और डिनाई के भी। अगला क्वेश्चन है गाइस आदित्य राज का, इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईफोन 12 है, स्पीगन और ESR टेम्पर्ड में से कौन सा टेम्पर्ड ग्लास बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए। स्पीगन एंड ESR दोनों एक अच्छी ब्रांड से, दोनों हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास बनाती है। स्पीगन का टेम्पर्ड ग्लास मैं अपना आईफोन 11 प्रो मैक्स के ऊपर यूज़ करता था, काफ़ी टाइम तक यूज़ किया। उसके बाद आईफोन 12 के ऊपर भी मैं स्पीगन का टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करता था। उसके बाद मैं स्विच हुआ ESR के टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर चेक करने के लिए कि ESR के टेम्पर्ड ग्लास का क्वालिटी कैसा है। तो अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो ESR का जो क्वालिटी है टेम्पर्ड ग्लास है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा स्पीगन के मुकाबले, लेकिन गेमिंग के मामले में दोनों का टच रिस्पॉन्स रेट एकदम अमेजिंग है। दोनों स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ आते हैं। आप दोनों में से कोई भी स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास लोगे डिसअपॉइंट नहीं होगे। दोनों अच्छी ब्रांड्स है और दोनों के स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास में आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे आपकी चॉइस जो वो डिपेंड करेगी कि आपको फुल कवरेज वाला एक स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए या तो आपको नॉच कटआउट वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए। अगर आप स्पीगन के साथ जाते हो तो स्पीगन का जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको नॉच कटआउट वाला देखने मिलेगा। अगर आप ESR के साथ जाते हो तो ESR का जो स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास है वो आपको फुल कवरेज के साथ देखने मिलेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है दैट फुल कवरेज का स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सेंसर्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, फेस ID वगैरह सही से काम नहीं करते। लेकिन पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेंसर्स काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं, फेस ID काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। कभी भी आपको कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी फुल कवरेज वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर में अगर वो अच्छी ब्रांड का है एंड हाई क्वालिटी स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास है तो। अगला क्वेश्चन है गाइस निशांत का, एंड बेसिकली ये वाला क्वेश्चन मैंने आज के Q&A में इसीलिए लिया है क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं कि आपके आईफोन के अंदर 2 नेटवर्क दिखा रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो आईफोन्स के अंदर हम लोग को अब डुअल सिम कार्ड देखने मिलता है, तो डुअल सिम कार्ड देखने मिलेगा। अगर हम लोग डुअल सिम कार्ड यूज़ करेंगे, मैं एक फिजिकल सिम कार्ड यूज़ करता हूँ वोडाफोन का, एक दूसरा सिम कार्ड यूज़ करता हूँ eSIM जियो का, तो अगर मैं 2 सिम कार्ड यूज़ करूँगा तो मुझे 2 ही नेटवर्क देखने मिलेंगे अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर। अगर आप एक सिम कार्ड यूज़ करते हो तो सीधी बात है आपको एक नेटवर्क देखने मिलेगा। काफ़ी सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि आईफोन के अंदर 2 आपको नेटवर्क कैसे देखने मिलते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि आईफोन के अंदर डुअल सिम कार्ड आता है। आईफोन के अंदर काफ़ी टाइम से डुअल सिम कार्ड आ रहा है एंड हम जितने भी नए आईफोन्स आते हैं उनके अंदर डुअल सिम कार्ड ही आता है, एक फिजिकल सिम कार्ड एंड एक eSIM कार्ड। अगला क्वेश्चन है गाइस बरमान सिद्धू का, और इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 12 प्रो के लिए 500 रुपीज़ के अंदर कोई बजट के केसेस बताओ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पर्सनली मैंने जाके आप लोगों के लिए चेकआउट किए और जो मेरे रिकमेंडेड केसेस है 500-600 के आसपास उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है गाइस श्रीनिवासा राव का, इन्होंने पूछा है दैट एप्पल वॉच के जो असिस्टिव टच के जो नए फीचर्स है क्या वो एप्पल वॉच सीरीज 3 के ऊपर हम लोग को देखने मिलेंगे। एप्पल ने काफ़ी सारे नए असिस्टिव टच के फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आप एप्पल की प्रेस रिलीज को चेकआउट करोगे, ये फीचर्स अभी भी लॉन्च नहीं हुए, मतलब आपको अपने एप्पल वॉच के ऊपर ये फीचर्स आप यूज़ नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, लेकिन एप्पल ने बताया कि फ्यूचर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर ये फीचर्स आने वाले, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले को
मतलब आपके एप्पल वॉच की डिस्प्ले को टच करे बिना आप कुछ कंट्रोल्स कर पाओगे, जैसे कि फ़ोन को अगर आपको उठाना हो तो आपको पिंच करना है, क्लिंचिंग करना है, उस तरह आप अपनी एप्पल वॉच को यूज़ कर पाओगे डिस्प्ले को टच किए बिना। तो ये सारे फीचर्स जो सीरीज़ 3 के ऊपर भी आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि सीरीज़ 3 के ऊपर भी वॉच OS 8 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड एप्पल WWDC के अंदर वॉच OS 8 के अंदर में भी ये फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेगा या तो रिलीज़ करेगा। तो सीरीज़ 3 के ऊपर चलने के पूरे चांसेस है। सीरीज़ 3 के अंदर गायरोस्कोप भी है, एक्सेलेरोमीटर भी है, और सीरीज़ के अंदर जो कुछ भी चाहिए ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर भी है। तो जो कुछ भी हार्डवेयर चाहिए वो सीरीज़ 3 के अंदर है। एंड वॉच OS 8 के साथ सीरीज़ 3 के अंदर भी ये सारे फीचर्स काम करने चाहिए। आज के Q&A का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया जेबस एलेक्जेंडर ने। इन्होंने पूछा है दैट आईफोन 12 प्रो मैक्स इनको दुबई से परचेज करना है, नून वेबसाइट से परचेज करना है, तो क्या इंटरनेशनल वर्जन परचेज करना चाहिए या मिडल ईस्ट वाला वर्जन परचेज करना चाहिए? काइंडली एडवाइस हाउ अबाउट इश्यूज इन इंडिया। तो अगर आपको दुबई से परचेज करना है तो सबसे रेकमेंडेड ऑप्शन है एप्पल का ऑफिशियल फिजिकल स्टोर। अगर आप जाओगे दुबई मॉल के अंदर तो वहाँ पे भी आपको एप्पल का ऑफिशियल फिजिकल स्टोर देखने मिलता है। अगर आप मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर भी जाओगे तो वहाँ पे भी एप्पल का ऑफिशियल फिजिकल स्टोर देखने मिलता है। सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड ऑप्शन वो है। उसके बाद नून वेबसाइट से आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। नून भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जहाँ पे अलग अलग सेलर्स जो अपने आइटम सेल करते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह आप नून पे जाओगे तो आपको अलग अलग सेलर्स मिलेंगे। तो आपको सेलर्स वगैरह का रेटिंग चेकआउट करना है कि उनका रेटिंग वगैरह कैसा है। और अगर नून से परचेज करना है तो रेकमेंडेड ऑप्शन रहेगा मिडल ईस्ट वाला ही। मैं हमेशा दुबई से किसी को भी परचेज करने के लिए मिडल ईस्ट वाला ही रिकमेंड करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस में डिफरेंस देखने ना मिलता हो। जैसे कि अगर दुबई वेरिएंट एंड लेट्स से आपको इंटरनेशनल वेरिएंट में USA वाला या हांगकॉन्ग वाला बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में मिलता हो तब अलग बात है। लेकिन अगर आपको प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस 100-200 दिरहम का फ़र्क है, मतलब 4-5 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये का फ़र्क है, तो मिडल ईस्ट वाला ही लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी इंस्टेंसेस में ऐसा होता है डेट एप्पल स्टोर वाला यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आती है एप्पल स्टोर में, सर्विस सेंटर में, अगर इंटरनेशनल वर्जन होता है एंड परचेज कंट्री जो है वो सेम नहीं होता। मतलब लेट्स से आप नून से परचेज करोगे USA का आईफोन, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे आपको वारंटी क्लेम करने में दिक्कतें आ सकती है। एप्पल स्टोर वाले आपको ये बोल सकते हैं कि आपका आईफोन तो USA का है तो परचेज कंट्री दुबई की कैसे हुई। मतलब परचेज कंट्री एंड फ़ोन का मॉडल भी सेम होना चाहिए। काफ़ी सारे नए नए पॉलिसीज ये लोगों ने लाए। लास्ट ईयर ऐसा कोई भी टाइप का सीन नहीं था, लेकिन इस साल काफ़ी सारे चेंजेस हुए एप्पल के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर आने से पहले। मतलब एप्पल का जो ऑफिशियल स्टोर आने वाला है, फिजिकल स्टोर आने वाला है, उसके पहले एप्पल काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा है। तो अगर आपको वारंटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए तो रिकमेंडेड ऑप्शन मिडल ईस्ट वाला वर्जन रहेगा। लेकिन सबसे बेस्ट वे कोई भी कंट्री में आईफोन परचेज करने का वो ऑफिशियल एप्पल का स्टोर ही होता है, चाहे आप कोई भी कंट्री से फ़ोन परचेज करो। अगर आप USA जाते हो तो वहाँ पे भी एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से वहाँ से परचेज करना रिकमेंडेड है। अगर आप सिंगापुर भी जाते हो तो वहाँ से भी सबसे बेस्ट चॉइस है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एप्पल के पास से ऑफिशियली चीज़ लो, ताकि आपको आगे जाके कोई भी टाइप की दिक्कत ना आए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर आप नून से कोई इंटरनेशनल वर्जन लोगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी वारंटी नहीं मिलेगी। आई डोंट नो, आपको वारंटी मिल भी सकती है, आपको वारंटी नहीं भी मिल सकती। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है डेट हमको वारंटी नहीं मिल रही बिकॉज यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं डेट परचेज कंट्री एंड जो बिल है वो डिफरेंट है। तो इस रीज़न से भी लोगों की वारंटी रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसी और कंट्री का है एंड जो परचेज का जो बिल है वो किसी और कंट्री का है एंड एप्पल के सिस्टम में उनको इस टाइप का मिसमैच शो होता है। तो बस ये था गाइस आज का हमारा Q&A। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।